नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। इतिहास की सीरीज में आज हम परमार वंश के विषय में देखेंगे। इसी वंश से कनेक्टेड हमको राजा भोज भी मिलते हैं, जो कि भारतीय इतिहास में एक प्रमुख राजा के रूप में दिखाई देते हैं। इसके साथ हम यह भी समझेंगे कि परमार वंश की जो उत्पत्ति पे विवाद, यह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या किसी अन्य समुदाय से कनेक्टेड है, वह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो परीक्षाओं में परमार वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं परमार वंश के विषय में। जब हम परमार वंश का शासन क्षेत्र देखते हैं तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, गुजरात का कुछ क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, यह सारा क्षेत्र हमको परमार वंश के शासन के अंतर्गत दिखता है। उज्जैनी इनकी सबसे पहले राजधानी है, सबसे फेमस राजधानी है और पहले इसी को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। बाद में इनकी राजधानी बन जाएगी धारा। यह सारा घटनाक्रम अभी हम समझेंगे। हम देखते हैं जब परमार वंश को, तो उस समय काल में जो घटनाक्रम था इतिहास में, हम पाते हैं कि यह 10वीं शताब्दी का काल है और इस समय जो प्रतिहार शासक, उनका मालवा के क्षेत्र पर आधिपत्य समाप्त हो गया है और उसी मालवा के क्षेत्र पर परमार शक्ति का उदय होता है। परमारों के विषय में हम देखते हैं कि संभवतः यह राष्ट्रकूटों के, और राष्ट्रकूट भी कहाँ के, मान्यखेत के। तो मान्यखेत के जो राष्ट्रकूट, उनके यह जागीरदार थे। जब प्रतिहार शक्ति कमजोर पड़ी, तब इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया। इस वंश का जो सबसे पहला शासक और सबसे शक्तिशाली शासक दिखता है शुरुआती फेज में, वह हमको सीएस अथवा श्रीहर्ष मिलता है। संस्थापक के विषय में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि सीएस ज्यादा पूछा जाता है और कभी कभी श्रीहर्ष का भी नाम इस्तेमाल किया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि भले ही यह राष्ट्रकूटों के जागीरदार, लेकिन राष्ट्रकूटों से भी इनका संघर्ष होता है और जो राष्ट्रकूट वंश से कनेक्टेड है खेप्टी, उसको हराकर जो आपका यह सियत है, इसने बहुत सारी संपत्ति लूटी थी और उसके बाद अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। जो परमारों की पहली राजधानी थी वह उज्जैन थी और बाद में धारा इनकी राजधानी बनती है। इस वंश के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जहां से हमको इस वंश के विषय में पता लगता है, उनमें हमको उदयपुर प्रशस्ति सबसे फेमस मिलती है। दूसरा एक ग्रंथ आपको मिलेगा नवासा तांग चरित। तो दो फेमस स्रोत हैं, एक उदयपुर प्रशस्ति, दूसरा नवासा तांग चरित। हम देखते हैं दो राजधानी है, एक उज्जैन, दूसरी धारा, या जिसे धार के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हम समझना चाह रहे हैं कि धार को राजधानी क्यों बनाया गया। हम देखते हैं जब परमार वंश को, तो दो तरफ से इनका विवाद है, एक राष्ट्रकूटों से, दूसरा गुर्जर प्रतिहारों से। भले ही जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर पड़े, उसके बाद इन्होंने शासन व्यवस्था को स्थापित किया, लेकिन फिर भी गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। तो इनको भय था किससे, गुर्जर प्रतिहारों के आक्रमण से, और उसके साथ जो राष्ट्रकूट हैं, उनसे भी अपने साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को उज्जैन से ट्रांसफर करके धार या धारा को बनाया। और इसके दो तर्क हमको मिलते हैं जो इस बात को साबित करता है। पहला तर्क, एक ग्रंथ मिलता है हमको नव सहस्त्रांक चरित। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जो परमार वंश और इनका जो राजा बैरी सिंह, इसने क्या किया, मालवा में धरा शहर को दुश्मनों से मुक्त कर दिया। और यहाँ दुश्मन किसे कहा जाएगा, जो गुर्जर प्रतिहार हैं। दूसरा हमको मिलता है 945 से 46 ईस्वी का जो गुर्जर प्रतिहार राजा का प्रतापगढ़ शिलालेख, उसमें कहा गया है कि उन्होंने मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया है। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार आक्रमण करना चाह रहे थे और जो परमार शासक वह धरा शहर को सुरक्षित करना चाह रहे थे, जिसके बेसिस पर हम यह समझते हैं कि यही प्रमुख कारण बना रहा होगा धार को राजधानी के रूप में स्टैब्लिश करने के पीछे। अब हम समझे कि जो परमार वंश है, इसका शासक के रूप में कैसे उत्पत्ति हुई। समय काल देखते हैं 808 से 812 ईस्वी, और इसमें हम देखते हैं कि जो राष्ट्रकूट शासक, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों मालवा के क्षेत्र से निष्कासित कर दिया, और परमार हम देखते हैं कि राष्ट्रकूटों के ही सामंत है। तो 808 से 812 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों को मालवा क्षेत्र से निकाल दिया। इसके बाद क्या किया, इस मालवा को एक राष्ट्रकूट प्रमुख करक राजा के संरक्षण में रखा। और इस समय राष्ट्रकूट राजा कौन है, गोविंद तृतीय। तो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने मालवा को राष्ट्रकूट प्रमुख करक राजा के संरक्षण में रखा था, जो गोविंद तृतीय का पुत्र है, अमोघवर्ष। इसका एक ताम्रपत्र हमको मिलता है, संजन ताम्रपत्र, जो कि 871 ईस्वी का है। इसमें भी इस बात को कहा गया है कि पिताजी ने मालवा के लिए एक जागीरदार की
नियुक्ति की है। तो पिताजी कौन है? गोविंद तृतीय। और जागीरदार किसको कहा जा रहा है? करक राजा को। तो करक राजा की नियुक्ति की है। यहाँ राजा का नाम नहीं इस्तेमाल किया गया है, बल्कि कहा गया है कि एक जागीरदार की नियुक्ति की गई है। और इसी से हम यह अंदाजा लगाते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के सामंत के रूप में परमार शासन व्यवस्था मालवा के क्षेत्र में स्थापित होती है। हालांकि इस तंजन ताम्रपत्र में जो उल्लेख है वह करक राजा के बाद के राजाओं के विषय में भी संकेत देता है, क्योंकि जिस समय काल में इसको लिखा गया उस समय हमको परमार राजा मिलता है उपेंद्र। तो उपेंद्र के विषय में भी हमको संजन ताम्रपत्र से पता लगता है, जो आपका परमार वंश है। और इसके राजा जो तियाक, इन्होंने सबसे पहले एक ताम्रपत्र जारी करवाया जिसको कहा जाता है हर्षोला ताम्रपत्र शिलालेख। और इसको जारी कब करवाया? 949 ईस्वी में। तो पहले ऐसे परमार राजा हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना शिलालेख जारी करवाया, इसीलिए इनको परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। हम कुछ प्रमुख परमार राजाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति मिलता है हमको परमार के ही नाम से। अब यह राजा कौन था यह हमको पता नहीं लगता है, और इसी से यह अंदाजा लगाया जाता है कि इस वंश का नाम पड़ा है। तो सबसे पहला व्यक्ति मिलता है हमको परमार। वंश की स्थापना करने वाला या स्वतंत्र शाखा की स्थापना करने वाला हमको तियाक मिलता है, लेकिन उससे पहले के भी कुछ लोग मिलते हैं, वह हम समझ रहे हैं। उसके बाद हमको मिलता है उपेंद्र कृष्ण राजा। यह कब मिलता है? 9वीं शताब्दी की शुरुआत में। फिर हमको वैरी सिंह प्रथम, तियाका मिलता है प्रथम, यह भी हमको 9वीं शताब्दी के मध्य में मिलता है। फिर वाकपति प्रथम, उसके बाद वैरी सिंह द्वितीय, तिवाक द्वितीय, यही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 940 से 972 का इसका शासनकाल। वाकपति राज द्वितीय, उसके बाद सिंधुराज, भोज सबसे फेमस राजा है इस वंश का, इनको हम देखेंगे डिटेल से। उसके बाद जयसिम्हा प्रथम, उदयादित्य, लक्ष्मण देव, नरवर्मन, नरवर्मन के बाद यशोवर्मन, जयवर्मन प्रथम। और उसके बाद 1143 से लेकर 1175 का जो काल, यहाँ पर हमको एक गैप दिखता है, मतलब परमार वंश का कोई एस्टेब्लिश्ड राजा हमको नहीं मिलता है। उसके बाद विंध्यवर्मन, सुभातवर्मन, अर्जुन वर्मन प्रथम, देवपाल, जयगुति देव, जयवर्मन द्वितीय, अर्जुन वर्मन द्वितीय, भोज द्वितीय, और अंत में महालक देव हमको मिलते हैं। इनमें सबको आपको नहीं याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तिवाक द्वितीय, कई बार सिर्फ तिवाक नाम न देके अगर प्रश्न को टफ बनाना है तो आपसे पूछ लेगा कि तिवाक प्रथम था या तिवाक द्वितीय था। तो आप ध्यान रखेंगे यह तिवाक द्वितीय था। ये जो आपका तियाका लिखा है, कई बार इसको भी तिवाक के ही नाम से उच्चारण कर देते हैं। तो तिवाक द्वितीय याद रखेंगे आप। दूसरा राजा वाकपति राज, और सबसे फेमस भोज। भोज से ही कनेक्टेड प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं परमार वंश के विषय। तो 3 राजा आपको ध्यान रखने हैं, तिवाक द्वितीय, वाकपति राज द्वितीय और भोज। अब हम मालवा के जो परमार शासक, उन शासकों को देख लेते हैं एक एक करके। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उन्हीं को देखेंगे, सारे राजाओं को नहीं देखेंगे। तो सबसे पहला व्यक्ति वाकपति मुंज, इस वंश की स्थापना करने वाले राजा तिवाक को हम पहले ही देख चुके हैं, उनके विषय में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। फिर हमको मिलते हैं वाकपति मुंज। यह जो परमार शक्ति है उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने जो त्रिपुरी के कल्चुरी राजा हैं और जो चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय हैं, इन दोनों को इसने पराजित किया था। यह कला तथा साहित्य का महान संरक्षक के रूप में भी हमको मिलता है। कृत्रिम झीलों का भी इसने निर्माण करवाया था बहुत सारी, इसमें हमको मुंज सागर झील मिलता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, मुंज सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वह है वाकपति मुंज। एक प्रतिभा संपन्न कवि और विद्वानों का संरक्षक भी हमको यार दिखता है। इसके दरबार में हमको पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, अमितगति और हलाई ऐसे विद्वान मिलते हैं। धनंजय को आप ध्यान रखेंगे, इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपका दशरूप है, यह दशरूप किसने लिखा है? मतलब दशरूप एक ग्रंथ, तो दशरूप ग्रंथ की रचना किसने की है? धनंजय ने। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी कुछ उपाधियां भी हमको मिलती है, जैसे स्त्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ और अमोघ वर्ष। तो प्रमुख उपाधियां भी हमको मिलती है। इन उपाधियों पर कुछ विवाद भी मिलेगा आपको, जैसे ये अमोघ वर्ष है, इस पे थोड़ा सा विवाद आपको मिलेगा, इनको हम आगे समझेंगे। तो वाकपति मुंज से संबंधित ये फैक्ट है। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि जो चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय, इसको 6 बार इन्होंने पराजित किया था। तैलप द्वितीय के साथ युद्ध था, तो 6 बार शुरुआती चरणों में इनको पराजित किया, लेकिन 7वीं बार हम देखते हैं कि तैलप द्वितीय ने इनको बंदी बना लिया और अंत में उनकी क्या की? हत्या कर। तो बार बार यह तैलप द्वितीय को पराजित कर रहे थे, 6 बार पराजित कर पाए। 7वीं बार तैलप द्वितीय ने इनको हरा दिया, बंदी बना लिया और इनकी हत्या कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वाकपति मुंज है,
इसका छोटा सिंधुराज राजा बनता है। एक ग्रंथ मिलता है हमको पद्म गुप्त का, जिसका नाम है नवसाह सांख्य चरितम। इस ग्रंथ में हमको जो परमार नरेश हैं सिंधुराज, इन्हीं के विषय में जानकारी मिलती है। पद्मगुप्त जिन्होंने नवसाह सांख्य चरितम लिखी है, मुंज और सिंधुराज का राजकवि था। तो बड़े भाई का जिसका नाम है मुंज या वाक्पति मुंज, और छोटा भाई का नाम है सिंधुराज, दोनों का यह राजकवि था। इसके बाद राजा बनता है भोज। भोज सबसे प्रतापी राजा है। इसी से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। भोज को हम देख लेते हैं। शासनकाल है 1010 से 1060 ईस्वी का। इसने क्या किया, जो इनके समकालीन नरेश थे, जैसे कल्याणी के चालुक्य, अहिल्यावाड़ के चालुक्य, इनको पराजित किया। जब हम चालुक्य वंश को देखेंगे तो इनकी भी कई शाखाएं हमको मिलेंगी। कुछ ज्यादा फेमस होंगी, जैसे वातापी के चालुक्य भी आपको मिलेंगे, कल्याणी के चालुक्य हैं, अहिलवाड़ के चालुक्य हैं। तो कई सारे चालुक्य राजा भी आपको मिलेंगे, कई कई शाखाएं हैं। उन्हीं में जो कल्याणी के चालुक्य हैं, अहिलवाड़ के चालुक्य हैं, इन दोनों को पराजित किया था किसने? भोज ने। लेकिन जो चंदेल शासक विद्याधर ने भोज को ही पराजित कर दिया। तो अपने शासन क्षेत्र का यह विकास कर रहा था, अपने आस पड़ोस के राजाओं को हरा रहा, जिसमें इनको कल्याणी के चालुक्यों, अहिलवाड़ के चालुक्यों, दोनों के खिलाफ सफलता मिलती है। कुल मिलाकर चालुक्यों के खिलाफ सफलता मिलती है, लेकिन चंदेल शासक विद्याधर इनको हरा देता है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात की है कि ग्रुप बन रहे थे भारतीय राजाओं के, जो अरब के आक्रमण को या तुर्की आक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि आनंदपाल ने भी एक ग्रुप बनाया था। आनंदपाल कौन है? एक शाही शासक। शाही वंश को भी हम देखेंगे, जो भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर शासन व्यवस्था को संभाल रहा था, और इसी वंश पर सबसे पहले आक्रमण होते हैं। तो शाही शासक होता है आनंदपाल। इसकी सहायता के लिए भोज ने अपनी सेना भेजी थी, जिससे महमूद गजनवी के आक्रमण को रोका जा सके। और बाद में हम देखते हैं कि भोज ही वह व्यक्ति होता है जिसने राजधानी को ट्रांसफर किया था धारा में या धार में। तो यह भी पूछा जाता है कि उज्जैन से राजधानी को ट्रांसफर धार में किसने किया था? तो वह व्यक्ति है आपका भोज। एक ग्रंथ मिलता है हमको मेरुतुंग का। मेरुतुंग लेखक हैं और ग्रंथ का नाम है प्रबंध चिंतामणि। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो प्रबंध चिंतामणि से हमको पता लगता है कि जो भोज राजा, इन्होंने जो चालुक्य नरेश है भीम, उन पर आक्रमण किया, और जो उनकी राजधानी थी किसकी, और जो उनकी राजधानी थी किसकी, चालुक्यों की, अहिलवाड़, उसको खूब लूटा था। जो परमार वंश है और जो कल्याणी के चालुक्य वंश के लोग, इनके मध्य एक लंबी शत्रुता हम देखते हैं, जिसका उल्लेख हमको भोज चरित में भी मिलता है। इसी के उत्तर के रूप में हम देखते हैं, इस शत्रुता के उत्तर के रूप में, कि जब भोज का शासन समाप्त हो रहा था, उससे थोड़ा सा पहले जो गुजरात के चालुक्य शासक हैं भीम प्रथम, जो कलचुरी नरेश हैं लक्ष्मी कर्ण, दोनों ने एक संघ बनाया, मतलब दोनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाकर मालवा पर आक्रमण कर दिया। मालवा अर्थात परमार वंश पर। और आक्रमण करने के बाद जो इनकी राजधानी थी धारा, उसको इन्होंने भी खूब लूटा। जैसे अहिलवाड़ को लूट रहा था भोज, उसी तरह का बदला लेने के लिए एक तरीके से धारा को लूटा किसने? भीम प्रथम ने और लक्ष्मी कर्ण ने। एक भयानक युद्ध होता है, और उस युद्ध के दौरान ही हम देखते हैं कि भोज की मृत्यु हो जाती है। मतलब जो धारा को लूटने का युद्ध था, उस युद्ध के दौरान ही भोज की मृत्यु हो जाती है। भोज का जो शासन क्षेत्र है वह हमको परमार वंश में सबसे विकसित अवस्था में मिलता है। तो इनका शासन क्षेत्र हम देख लेते हैं। शासन क्षेत्र में देखें तो उत्तर में चित्तौड़, पूर्व में विदिशा, दक्षिण में कोंकण, और पश्चिम में जो साबरमती नदी है वह इसके शासन क्षेत्र में हमको दिखती है। तो उत्तर में चित्तौड़ तक, पूर्व में विदिशा तक, दक्षिण में कोंकण तक, और पश्चिम में साबरमती नदी तक हमको भोज का शासन क्षेत्र मिलता है। इनकी शत्रुता किससे किससे है, या हम कहें जो परमार वंश है, इनकी किसके किसके साथ शत्रुता है? आस पड़ोस के राजाओं के। तो गुजरात के जो चालुक्य वंश के लोग हैं, कल्याणी के जो चालुक्य हैं, त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं, और जिजाक भुक्ति के जो चंदेल शासक, उनसे इनकी शत्रुता हमको मिलती है। तो चार सबसे प्रमुख है, गुजरात के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, त्रिपुरी के कलचुरी, और जिजाक भुक्ति के चंदेल शासक। तो चालुक्य, कलचुरी और चंदेल, इन तीनों से हमको प्रतिस्पर्धा मिलती है या शत्रुता मिलती है परमार वंश की। भोज की कुछ उपलब्धियां भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भोज के विषय में हम देखते हैं तो इनको कविराज की उपाधि मिली हुई है। एक विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत सारी पुस्तकों के लेखक हैं। जब हम इतिहास को देखते हैं तो शायद ही कोई ऐसा राजा हमको मिलता है जिसने भोज जितनी पुस्तकें लिखी हैं, चिकित्सा शास्त्र पर, खगोल शास्त्र पर, धर्मशास्त्र पर, व्याकरण पर, स्थापत्य शास्त्र पर, इन सब पर 20 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की है किसने?
भोज ने, इनमें हम देखें तो चिकित्सा शास्त्र पर इनका आयुर्वेद सर्वस्व यह बहुत फेमस है। स्थापत्य शास्त्र पर अमरांगण सूत्रधार यह एक प्रमुख पुस्तक है। इसके अलावा हम देखें सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, पूर्व शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, युक्ति कल्पतरु, समरांगण सूत्रधार, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन, राज मृगांक, यह सारी रचनाएं भोज की मिलती है। तो इतिहास में आप देखिए कि किस राजा ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी है। भोज के विषय में आप ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से संबंधित प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। भोज ने धार नगरी का भी विस्तार किया और वहां पर एक भोजशाला की स्थापना की, जो कि एक महाविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। तो भोजशाला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? भोज ने। धार नगरी का विस्तार किसने किया? भोज ने। उसके साथ साथ जो आपका यह भोजशाला महाविद्यालय है, इस विद्यालय में वागपति देवी की जो प्रतिमा है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। जो भोजशाला की दीवार है, इन दीवारों पर हम संस्कृत के श्लोक लिखे हुए मिलते हैं। तो भोज की उपलब्धियों से संबंधित यह प्रमुख तथ्य हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ और उपलब्धियां हम देख लेते हैं। एक तो भोजपुर इन्होंने नगर बसाया है और इसी भोजपुर नगर में हमको भोजसर नामक एक तालाब भी मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भोजसर तालाब का निर्माण किसने करवाया, तो वह भी भोज ही है। आईने अकबरी में हमको एक उल्लेख मिलता है कि भोज की जो राज्यसभा है वह विद्वानों की सभा थी और उसमें 500 से ज्यादा विद्वान इनको मिलते हैं। आईने अकबरी भी यह बताता है कि भोज की जो सभा है वह विद्वानों से भरी पड़ी थी। इन्हीं में हमको मिलता है भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल। यह सबसे फेमस है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जब भोज की मृत्यु हुई तो एक कहावत उस समय बहुत प्रचलित हुई, जिसमें कहा गया है अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, अर्थात विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए हैं, मतलब बिना सहारे के हो गए हैं जब भोज की मृत्यु हुई। क्योंकि यह बहुत सारी पुस्तकों का लेखक है, विद्वानों का संरक्षण करता है, उन सब के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि भोज की मृत्यु के साथ ही विद्या और विद्वान दोनों आश्रय रहित हो गए हैं। जो परमार वंश है इसकी उत्पत्ति पर कुछ विवाद भी हमको मिलते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि सामंत के रूप में यह स्थापित हुए हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जो राजपूत वंश है उसी राजपूत वंश के ही यह वंशज हैं। और यह तर्क है किसका? टीसी गांगुली का। यह कहते हैं कि जो परमार वंश का राजा सियाक द्वितीय है, इसी ने सबसे पहले स्वतंत्र रूप से ताम्रपत्र लिखवाए हैं। इसका एक ताम्रपत्र है हर्षोला ताम्रपत्र। इसमें अकाल वर्ष का उल्लेख किया गया है। अकाल वर्ष कौन है? राजपूत वंश का शासक। और उसमें कहा गया है तस्मीन कुले, मतलब एक ताम्र पत्र है। उस ताम्रपत्र में राजपूत वंश के राजा अकाल वर्ष का उल्लेख है और उसके बाद कहा गया है तस्मीन कुले, मतलब उसी कुल से हम संबंधित हैं या उसी कुल से। तस्मीन कुले का मतलब हो गया उसी कुल से। तो इससे यह अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि अकाल वर्ष का उल्लेख कर रहे हैं, तस्मीन कुले भी लिख रहे हैं और यह ताम्रपत्र किसका है? सियाक द्वितीय का। तो उससे यह कनेक्ट कर पा रहे हैं कि यह राष्ट्रकूटों के ही वंशज हैं, क्योंकि जो आपकी यह अकाल वर्ष की उपाधि है यह राष्ट्रकूटों की ही उपाधि थी। आईने अकबरी के आधार पर भी टीसी गांगुली तर्क देते हैं। यह कहते हैं कि जो परमार है यह दक्कन क्षेत्र से मालवा आए थे और दक्कन क्षेत्र में कौन था? राष्ट्रकूट वंश के लोग। तो जहां से आए थे वह राष्ट्रकूटों का ही क्षेत्र था, इसलिए यह मानते हैं कि यह राष्ट्रकूटों के ही वंशज हैं। जो सियाक के उत्तराधिकारी हैं मुंजा, उन्होंने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की है। और जो ये उपाधियां हैं यह उपाधियां दरअसल राष्ट्रकूट वंश के राजा ही धारण करते हैं। तो इन सारे तर्कों के आधार पर जो टीसी गांगुली वह यह एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के ही यह लोग हैं, परमार वंश के लोग, और उन्हीं की एक शाखा आकर मालवा के क्षेत्र में विकसित हो गई। दूसरा सिद्धांत हमको मिलता है कि यह अग्निकुल से ही संबंधित है। ऐसी व्याख्याएं हमको राजपूत वंश से संबंधित मिल रही। तो अग्निकुल के विषय में अगर हम देखें तो इस सिद्धांत को सबसे पहले उल्लेखित करने वाला जो ग्रंथ है वह हमको मिलता है पद्म गुप्त परिमाल का नवस्तंभ अंकचरित। तो नवस्तंभ अंकचरित में हमको यह बात मिलती है कि अग्निकुल से यह उत्पन्न हुए हैं। पद्मगुप्त कौन है? जिन्होंने यह नव सहसंक चरित लिखा है। यह सिंधु राज के ही दरबारी कवि हैं। इसके साथ जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की रचना, उसमें भी इनको अग्निकुल से ही उत्पन्न बताया गया है। इसके साथ हम यह भी पाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह ब्राह्मण वंश से भी संबंधित हो सकते हैं। और इस बात को कौन कहता है? दशरथ शर्मा और प्रतिपाल भाटिया जैसे इतिहासकार यह तर्क रखते हैं कि जो परमार वंश है यह ब्राह्मण क्षत्रिय वंश के रूप में स्थापित हुआ है। मतलब जन्म से यह ब्राह्मण है, क्षत्रिय धर्म को अपना लिया है और ब्राह्मण क्षत्रिय ही हमको यह मिलते हैं। ये कहते हैं कि जो परमार है यह मुख्यतः
वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण हैं। यह बताते हैं कि एक व्यक्ति था हलायुध, इसको मुंजा ने या वाक्पति मुंज ने, मुंजा ध्यान रखिएगा जब भी कहा जाएगा तो वाक्पति मुंज के विषय में कहा जाएगा, तो मुंजा ने इनको संरक्षण दिया था और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पिंगला सूत्रवृत्ति। तो जो आपका यह पिंगला सूत्रवृत्ति ग्रंथ है जिसको हलायुध ने लिखा है, इस ग्रंथ में भी परमारों को ब्रह्मा क्षत्रिय के रूप में ही दिखाया गया है। फिर हमको एक शिलालेख भी मिलता है जो पतनारायण मंदिर है, उस मंदिर पर हमको शिलालेख मिलता है। इसमें भी यह कहा गया है कि जो परमार है वह वशिष्ठ गोत्र के हैं। तो वशिष्ठ गोत्र होने का मतलब यह ब्राह्मण है। तो उत्पत्ति पर हमको विवाद मिलता है, राष्ट्रकूट से संबंधित भी दिखाया जाता है, अग्निकुल से संबंधित दिखाया जाता है और ब्राह्मण होने का भी सिद्धांत हमको मिलता है। इसके साथ जो क्षत्रिय वंश की अवधारणा है उसमें भी हमको यह मिलते हैं। अग्निकुल आप समझिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है, अग्निकुल से राजपूत ज्यादा कनेक्टेड है या राजपूत क्षत्रिय ज्यादा कनेक्टेड है। जो क्षत्रिय मूल वंश है उससे भी कनेक्टेड यह खुद को दिखाते हैं। और यहाँ तर्क देते हैं कौन? अरविंद केसिंग। ये तर्क देते हैं 1211 के पिपलिया नगर शिलालेख से। यह कहते हैं कि उस शिलालेख में लिखा गया है कि जो परमारों के पूर्वज वह क्षत्रियों के शिखा के आभूषण है। तो क्षत्रियों के शिखा का आभूषण कहा जा रहा है परमार वंश के राजाओं को या उनके पूर्वजों को। उससे यह तर्क दे रहे हैं कि यह क्षत्रिय कुल से ही संबंधित है। इसके साथ जो प्रभा वकार चरित्र उसमें भी इस बात को उल्लेखित किया गया है कि जो वाक्पति मुंज है उनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो घटनाक्रम के रूप में या तर्क के रूप में हमको ये सारी चीजें मिलती हैं जो इनको क्षत्रिय वंश के रूप में भी स्थापित करना चाहती हैं। परमार वंश के विषय में सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि 1338 ईस्वी में इस वंश का अंतिम रूप से समापन हो गया और जो आपका दिल्ली सल्तनत है इसने परमार राज्य पर अधिकार कर लिया और उसको अपने शासन क्षेत्र में समाहित कर लिया। तो इस तरह से परमार वंश के विषय में हमने सभी प्रमुख तथ्यों को देख लिया है, इसकी उत्पत्ति के विवादों को देख लिया है, जो इसके प्रमुख राजा हैं उन राजाओं के विषय में देख लिया है, उनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को भी हमने देख लिया। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।